नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ, अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। विषय इतिहास और राजनीति विज्ञान। घटक है पर्यटन और इतिहास। पर्यटन शब्द जब हमारे कानों में गूंजता है तो हमें बहुत सारी सुंदर, रोचक, मनोरंजक ऐसी बातें हमारे जहन में घूमने लगती हैं और हमें लगता है कि हमें कहीं पर अब घूमना चाहिए। तो पर्यटन में क्या क्या है ये हम देखेंगे आने वाले स्लाइड्स पर। इस पाठ को पढ़ने के बाद हमारे विद्यार्थी क्या क्या समझ सकेंगे। तो पहला तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कि पर्यटन क्षेत्र में इतिहास उपयोगी होता है, इस बात की जानकारी होगी। क्योंकि पर्यटन और इतिहास सुनने में दो अलग अलग मुद्दे लगते हैं। इतिहास एक विषय है ना, अभी तक यही मन में एक बात रहती कि इतिहास मतलब एक विषय है, हमें पढ़ना है, और पर्यटन मतलब अरे वाह, धमाल मस्ती, घूमना। तो इन दोनों का क्या संबंध हो सकता है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। हमारे देश में यानी भारत देश में उपलब्ध पर्यटन क्षेत्र के अवसरों को स्पष्ट करना। पर्यटन के कारण बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, इसकी जानकारी होना। और इतिहास और पर्यटन के बीच में आखिर संबंध क्या है, इनका सह संबंध क्या है, यह समझना। तो चलिए पाठ 8 पर्यटन और इतिहास भाग 1। इस पाठ में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हम जानकारी लेंगे वे मुद्दे हैं पर्यटन की परंपरा, पर्यटन के प्रकार, पर्यटन का विकास, ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण और संवर्धन, पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में व्यवसाय के अवसर। कितने सुंदर चित्र हैं आपके सामने। कहीं पर पहाड़ों की वादियां हैं तो कहीं किसी नदी की लहरें हैं, जहां पर लोग अपने आध्यात्मिक, अपनी आस्था, अपने विश्वास के लिए आए हैं। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो मानव निर्मित भव्य भवन हैं और लोग इन्हें देखना चाहते हैं। ये सब चीजें कब हमारे सामने आती हैं? जब एक शब्द प्रकट होता है पर्यटन। तो आखिर पर्यटन का इन सारे चित्रों से क्या संबंध है? देखा जाए तो हमारे देश में यानी भारत देश में पर्यटन की बहुत ही प्राचीन परंपरा रही है। यहाँ पर लोग प्राचीन काल से ही तीर्थाटन किया करते थे। तीर्थाटन मतलब देश के कोने कोने में स्थित जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, हमारी आस्था के स्थल हैं, हमारी धार्मिक श्रद्धा के प्रतीक हैं, ऐसे स्थानों का पर्यटन लोग करते थे। और कुंभ मेला जैसे आयोजन आज भी उसी जोर शोर से किए जाते हैं। तो ऐसे जगहों पर हमारे जनमानस जाया करता था और ये तीर्थाटन कहलाता था। तीर्थाटन जो है वह एक प्रकार का पर्यटन ही है। हम एक दूसरे की सांस्कृतिक परंपराओं को समझने के लिए, सांस्कृतिक विविधताओं को जानने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान हम जाते रहे हैं और यह हमारा सांस्कृतिक पर्यटन होता है। कई बार हम मनोरंजन के लिए, विशुद्ध मनोरंजन के लिए हम घूमते हैं। हमारे गांव के आसपास मेला लगता था पहले, इन मेलों में हम पूरे गांव के गांव उमड़ घुमड़ कर लोग जाते थे यहाँ पर। तो यह जो था ये सब सभी कुछ पर्यटन का ही एक छोटा सा स्वरूप है। तो कहा जाए तो पर्यटन की परंपरा
हमारे देश में हमेशा से रही है, चाहे वो स्थानीय पर्यटन रहा हो, चाहे वो अंतर्देशीय पर्यटन रहा हो या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन रहा हो, या पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करना जिसे हम कहते हैं अध्ययन करने के लिए दूर दूर तक जाते थे विद्वान। तो यह सब जो था यह पर्यटन का ही एक प्रकार है। कितना सुंदर मनोरम दृश्य है बच्चों। यह जो दृश्य है यह हिमाचल प्रदेश के जाखू यानी शिमला के पास जाखू टेम्पल, जाखू मंदिर एक है, जाखू पर्वत की चोटी भी है, और वहां पर स्थित ये हनुमान जी का आपको बहुत ही भव्य मंदिर यहाँ हमें देखने मिलता है। और कितनी बड़ी मूर्ति है ये पूरी, कि इतनी ऊंचाई से भी यह मूर्ति हमें इतनी बड़ी दिखाई दे रही है। यह इस मंदिर का परिसर। तो ऐसी जगहों पर हम पर्यटन के लिए जाते हैं जहां पर प्राकृतिक दृश्य भी हैं, जहां हमारी आस्था के स्थल भी हैं। विद्या अर्जन के लिए, व्यापार के लिए, ऐसे कई कारणों से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इतने सारे स्लाइड्स में हमने बहुत सारे चित्र देखे, बहुत सारी बातें सुनी। तो अब यदि हम कहें कि पर्यटन को एक वाक्य में परिभाषित करो, तो हम कैसे कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि विशिष्ट उद्देश्य को लेकर दूर दूर के स्थानों की सैर करने जाना ही पर्यटन कहलाता है। यदि आप कहो कि भाई हम तो रोज स्कूल आते हैं, घर से दूर जाते हैं, 6 घंटे के लिए आते हैं। यदि हम कहें कि भाई हमारी मम्मी पापा या हम कभी कभी खुद हम लोग, आप लोग भी सब्जी लेने घर से बाहर निकल गए, किराने की दुकान पे राशन लेने चले गए, तो क्या यह पर्यटन है? नहीं, इसे हम पर्यटन का रूप नहीं देते हैं, क्योंकि यह हमारे दैनिक जीवन के व्यवहार का हिस्सा है और इसे हम रोज करते हैं। तो पर्यटन क्या होता है? पर्यटन होता है कि हम कोई खास उद्देश्य अपने दिमाग में रखते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और दूर के स्थानों की सैर करते हैं, और एक समय सीमा के बाद हम वहां से लौट आते हैं। यह होता है पर्यटन। और हमारे देश में तो जैसे मैंने बताया, पर्यटन की बहुत ही प्राचीन परंपरा रही है, जिसमें तीर्थाटन करना, स्थानीय धार्मिक सांस्कृतिक मेलों में जाना, विद्यार्जन हेतु दूर के प्रदेशों में जाना और व्यापार करने के लिए दूर दूर तक जाना। तीर्थाटन यानी हम तीर्थ स्थानों की सैर करते थे, जैसे कुंभ मेले में जाना और 4 धाम की यात्रा करना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम। हमारे देश में धार्मिक स्थलों की कमी नहीं है, बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, और इन स्थलों की सैर करना, वहां जाना, आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त करना, ये सारा तीर्थाटन के अंतर्गत। इसी तरह स्थानीय धार्मिक सांस्कृतिक मेले लगते रहते हैं। बैसाखी का मेला लगा, दशहरे पर मेला लगता है। प्राचीन समय में हमारे देश में ऐसे मेले समय समय पर लगा करते थे। आज भी यह परंपरा हमारे देश में कायम है। तो इन मेलों में जाना, और ऐसा नहीं कि स्थानीय ग्रामीण लोग ही उस मेले में आते थे। ऐसे कुंभ जैसा जो मेला लगता है, इसमें पूरे देश के, न केवल हमारे देश के बल्कि बाहर के देशों से भी विद्वान और यात्री पर्यटन के लिए आते हैं। विद्यार्जन, विद्या का अर्जन, अर्जन मतलब होता है जमा करना। तो विद्या जमा करना यानी पढ़ाई करना, अध्ययन करना। तो विद्यार्जन करने के लिए दूर दूर के प्रदेशों में लोग जाते रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहा है। तक्षशिला का विश्वविद्यालय, जहां पर आचार्य चाणक्य जैसे महान पंडित वहां अध्यापन का कार्य किया करते थे। तो इस तरह के ऐसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हमारे देश में रहे हैं, जहां विदेशों से हजारों विद्यार्थी पढ़ने आते थे। तो इस तरह से ये पर्यटन का ही एक स्वरूप था। और दूसरी बात, व्यापार करने के लिए व्यापारी दूर दूर तक जाते रहे हैं। तो यह सब कुछ हमारे देश में हमेशा से चलता रहा है, और इसे हम पर्यटन कहते हैं। तो यदि हम कहें और आसान भाषा में कहें, तो पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन या फुर्सत के क्षणों का आनंद उठाने के उद्देश्यों से की जाती है। तो पर्यटन में एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आनंद, मन की खुशी, मनोरंजन तो है ही। विश्व पर्यटन संगठन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पर्यटक वे लोग हैं जो यात्रा करके अपने सामान्य वातावरण से बाहर के स्थानों में रहने जाते हैं, और यह दौरा
ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए मनोरंजन, व्यापार या अन्य उद्देश्यों से किया जाता है। यह उस स्थान पर किसी खास क्रिया से संबंधित नहीं होता है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि पर्यटन मतलब कहीं पर जाना, किसी उद्देश्य को निश्चित करके जाना और उसके बाद एक समय सीमा के बाद लौट आना, यानी अपने रोज के वातावरण से बाहर निकलना और किसी दूसरे वातावरण में जाना और थोड़े समय के बाद वहां से लौट आना। यह होता है पर्यटन। और पर्यटन की इसी जिस्ट को, इसी थीम को विश्व पर्यटन संगठन ने भी मान्य किया है। अब पर्यटन का उद्देश्य यदि हम संक्षिप्त में कहें तो क्या हो सकता है? विभिन्न स्थानों की यात्रा करना, आनंद प्राप्त करना, मनोरंजन करना, व्यापार करना, ज्ञान या शिक्षा प्राप्त करना। ये पर्यटन के मोटे मोटे हम खास उद्देश्य कहें तो ये उद्देश्य होता है हमेशा। धार्मिक यात्रा, अब आप कहोगे कि विभिन्न स्थानों की यात्रा और धार्मिक यात्रा में अंतर क्या है? अब विभिन्न स्थानों की यात्रा में हम प्राकृतिक जगहों का, दृश्यों का अवलोकन करने के लिए भी जाते हैं। अब यदि हम शिमला चले गए, महाबलेश्वर गए, माथेरान गए, लोनावला गए, तो ये हमारी यात्रा तो है, लेकिन ये हमारा धार्मिक पर्यटन नहीं है, क्योंकि हम किसी धार्मिक उद्देश्य से वहां नहीं जाते। लेकिन जब हम कुंभ में जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने जाते हैं, हम रामेश्वरम दर्शन करने जाते हैं, हम त्र्यंबकेश्वर जाते हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, तो ये जो होती है हमारी धार्मिक यात्रा होती है। तो यह है अंतर धार्मिक यात्रा में और साधारण यात्रा में। तो यह हमारे पर्यटन के मुख्य उद्देश्य होते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर ये पर्यटन शुरू कब से हुआ। ये तो हमने अभी तक देखा, हमने प्राचीन परंपरा। अब हम थोड़ा सा इसको आधुनिक समय में आते हैं और हम देखते हैं कि पर्यटन विश्व स्तर पर कैसे शुरू हुआ। तो थॉमस कुक, इन्होंने पर्यटक टिकट बेचने का एजेंसी व्यवसाय प्रारंभ किया। एक तरह से कहा जाए तो इनके द्वारा ही पर्यटन के आधुनिक युग का आरंभ हुआ। जो थॉमस कुक, इंग्लैंड के रहिवासी, 19वीं शताब्दी में इन्होंने 600 लोगों को लीस्टर से लाफब्रो, एक जगह है लीस्टर और दूसरी एक जगह है लाफब्रो, इन दोनों जगहों के बीच एक रेल की सैर का आयोजन किया और यह सैर सफलतापूर्वक हुई। अब इससे कुक को प्रेरणा मिली और कुक ने एक टिकट बेचने की एजेंसी ही अपनी खोल ली। ये हम जो यहाँ चित्र देख रहे हैं, ये 1841, 1884, 1851, यानी उस समय में यात्रा करने के, प्रवास करने के अलग अलग साधन, और इन सब सालों में लोगों ने सैर की, पर्यटन किया। स्थानीय पर्यटन था या यूरोपीय देशों का पर्यटन, इस सब की शुरुआत की थी थॉमस कुक ने। और आज भी हम देखते हैं कि थॉमस कुक का जो ट्रैवल एजेंसी है, आज भी इसकी शाखाएं दुनिया के अनेक हिस्सों में मिलती हैं। और यह है थॉमस कुक की मूर्ति लीस्टर स्टेशन के बाहर। थॉमस कुक ने 1841 में ट्रैवल कंपनी के तौर पर शुरुआत की थी। उस वक्त ब्रिटेन के शहरों के बीच ट्रेन टूर ऑपरेट करती थी, यानी ट्रेन के द्वारा टूर या पर्यटन होता था। 1855 में थॉमस कुक ने यूरोप और 1866 में अमेरिका के टूर शुरू किए थे और 1927 में उन्होंने एयर टूर की शुरुआत की थी। यानी ट्रेन, न केवल ट्रेन, बल्कि उन्होंने हवाई मार्ग से, वायु मार्ग से भी उन्होंने टूर की शुरुआत की। और उसमें वो एक संगठन बनाते थे, टीम बनाते थे और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक की सैर कराना और उसके बीच में आने वाले सभी जो उनको जरूरतें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो इस तरह से उन्होंने एक ट्रैवल कंपनी की शुरुआत कर दी थी। और किसने सोचा था कि 1841 में शुरू किया गया यह व्यवसाय 2022 में आते आते विश्व की अर्थव्यवस्था पर इतना प्रबल प्रभाव डालेगा।
आज अनेक देशों की अर्थव्यवस्था केवल पर्यटन पर आधारित है। जब पर्यटन की बात आती है तो पर्यटक यानी पर्यटन करने वाला, उसका तो जिक्र होना बहुत ही लाजमी है। तो आइए हम सब जानते हैं कुछ विश्व प्रसिद्ध पर्यटकों के बारे में। ऐसे पर्यटक जो पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध रहे और आज भी हम उन्हें बहुत ही आदर से, सम्मान से याद करते हैं। क्या आप जानते हैं इन पर्यटकों के बारे में? शायद नहीं, तो चलो जानते हैं। संसार के प्रथम यूरोपीय खोजी यात्री के रूप में बेंजामिन ट्यूडेला विख्यात हैं। बेंजामिन ट्यूडेला बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक रहे हैं। ट्यूडेला यूरोप के स्पेन राष्ट्र की एक जगह है जहां से बेंजामिन का संबंध था, इसीलिए उन्हें बेंजामिन ट्यूडेला कहा जाता है। ट्यूडेला जगह का नाम है। 1159 ईस्वी से 1173 ईस्वी के बीच उन्होंने फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीक, सीरिया, अरबस्तान, इजिप्ट, इराक, पर्शिया, आधुनिक ईरान जिसे हम कहते हैं, भारत और चीन देशों की यात्राएं की। उसने अपनी यात्रा के अनुभव अपनी डायरी में लिखे, दैनंदिनी में लिखे, और यह दैनंदिनी इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है, डॉक्यूमेंट है। अब सोचो 1159 से 1173 ईस्वी की हम जब बात करते हैं तो सोचो उस समय इतनी ट्रैवलिंग की सुविधाएं नहीं थी। आज तो हमारे पास ट्रेन है, एरोप्लेन है और हम फटाफट एक दूसरी जगह से दूसरी जगह की यात्रा कर लेते हैं, अच्छी अच्छी सड़कें हैं। लेकिन उस समय पे ऐसी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। लेकिन ऐसे बहुत ही साहसी और जिसे कहते हैं हम उत्साही लोग हुआ करते थे जो इस तरह के कारनामे किया करते थे। और इन्होंने कितने देशों की यात्राएं की, देखो, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीक, सीरिया, अरबस्तान, यानी एक तरह से हम देखें तो यूरोप का अधिकांश हिस्सा और अरबस्तान, इजिप्ट यानी अफ्रीका, इराक, पर्शिया यानी ईरान, भारत, चीन मतलब एशिया महाद्वीप, यानी कितने 3 तो महाद्वीप इन्होंने कवर कर लिए। और 59 से 73 यानी लगभग 14 साल तक इन्होंने यात्राएं की और इन यात्राओं के अनुभव उन्होंने अपनी डायरी में लिखे। बच्चों, आप भी ये कर सकते हो कि हम कहीं पर जाते हैं और हमें कुछ अनुभव आते हैं, भले हम बाजार ही गए और हमें कुछ अनुभव मिले, उन अनुभवों को अपने शब्दों में, अपनी भावनाओं के साथ हम अपनी डायरी में नोट कर लें और रोज इसे हम क्रमबद्ध रूप से नोट करते जाएं, तो आप देखोगे कि 6 महीने के बाद एक आपका दस्तावेज तैयार हो जाता है। क्योंकि बहुत सी बातें तो हम अपने जीवन में भूल जाते हैं, लेकिन जब हम उन्हें वापस पढ़ते हैं तो हमें याद आता है, अरे हाँ, ये ऐसा हुआ था। और कभी कभी ये हमारी दैनंदिनी, हमारी डायरी जो है वो इतिहास का हिस्सा बन जाती है। अब क्या पता कल के आप भी कोई खोजी पर्यटक बन जाओ तो आपकी दैनंदिनी भी इतिहास का हिस्सा बन जाएगी। देखते हैं कि बेंजामिन ट्यूडेला ने कहां कहां की यात्रा की। ये हम देख रहे हैं, यूरोप का मानचित्र है ये हमारे सामने, यूरोप महाद्वीप, और ये हमारे सामने है एशिया महाद्वीप। तो हम देखते हैं कि ट्यूडेला ने कहां कहां की यात्रा की। बेंजामिन ट्यूडेला जर्मनी, यहां पर हम देख रहे हैं कि ये स्पेन जो है ये राष्ट्र है। स्पेन, यहां पर ट्यूडेला एक जगह है, यहां का रहवासी बेंजामिन ट्यूडेला। तो वो निकला, फिर उसने फ्रांस की यात्रा की, उसके बाद ग्रीस, इटली, बेल्जियम, उसके बाद वो आ गया एशिया महाद्वीप में। हम देखते हैं ईरान, उस समय प्राचीन समय में इसे पर्शिया कहा जाता था, इराक, भारत, चीन, सऊदी अरेबिया या जिसे अरबस्तान हम कह रहे हैं, सीरिया, और एक प्रसिद्ध पर्यटक रहे हैं मार्को पोलो। 13वीं शताब्दी में इतालवी यात्री मार्को पोलो ने एशिया महाद्वीप और विशेष रूप से चीन का यूरोप से परिचय करवाया। इतालवी मतलब इटली के रहने वाले लोग इतालवी कहलाते हैं, इटालियन। जैसे भारत के रहने वाले भारतीय,
अमेरिका के रहने वाले अमेरिकी, जापान के रहने वाले जापानी, चीन के रहने वाले चीनी, वैसे ही इटली के रहने वाले इटालवी। तो मार्को पोलो जो था वो इटालवी यात्री था और 13वीं शताब्दी, मतलब मैंने आपको बताया है इसके पहले की भी कई वीडियोस में कि हम जब 13वीं शताब्दी कहते हैं, नहीं इसे यदि हम सन में कहें, ईस्वी सन में, तो यह सन 1200 होता है। तो 13 यानी 1200 सन 1200 में इस इटालवी यात्री ने एशिया महाद्वीप और विशेष रूप से चीन का परिचय करवाया यूरोप से। अब आपको लगेगा कि एशिया महाद्वीप यानी चीन को लोग जानते नहीं थे क्या? तो ये बिल्कुल बच्चों, जैसा मैंने पहले कहा कि उस समय इतनी यात्रा की सुविधाएं नहीं थी, सड़कें नहीं थी, वाहन नहीं थे, तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग एक दूसरे से कटे हुए थे, एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। तो ये जो पूर्वी देश थे, जैसे यूरोप में रहने वाले लोग हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो पश्चिमी राष्ट्र कहलाते हैं। तो पश्चिमी राष्ट्र के लोग यानी यूरोप के लोग ये एशिया महाद्वीप के या उनसे पूर्व में रहने वाले देशों के बारे में ज्यादा जानकारी उनके पास नहीं थी। उनके पास यही जानकारी थी कि वहाँ पे भाई बहुत जादू टोना होता है, वहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ पे कुत्ते के सिर वाले लोग रहते हैं, वहाँ हाथी जैसे लोग रहते हैं, वहाँ राक्षस लोग रहते हैं, डेविल लोग रहते हैं, डेविल यानी दानव या बुरी लोग रहते हैं, बुरी आत्माएं रहती हैं। इस तरह की भ्रांतियां लोगों के मन में प्रचलित थी, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं तो हम उसके बारे में अलग अलग तरह तरह की कल्पनाएं कर लेते हैं और कालांतर में ये कल्पनाएं कभी कभी लोग इन्हें सच मान लेते हैं। तो ऐसी ही स्थिति एशिया महाद्वीप के बारे में थी। जब मार्को पोलो पहली बार चीन आया, मतलब वो यात्रा करते करते चीन पहुंचा, तो वहां की समृद्धि देखकर दंग रह गया। भारत पहुंचा तो भारत की समृद्धि देखकर दंग रह गया। उसको लगा अरे बाप रे, मैं तो क्या क्या हमने अपने देश में सुना था, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है। तो यात्रा से यह एक दुनिया को एक जानकारी मिली और यूरोप महाद्वीप के लोगों को एशिया महाद्वीप के समृद्ध परंपराओं के बारे में, भौतिक समृद्धि के बारे में, सांस्कृतिक समृद्धि के बारे में पता चला। मार्को पोलो एक इतालवी व्यापारी, खोजकर्ता और राजदूत था। उसे एशिया पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति माना जाता है। मार्को पोलो ने भारत में भी कई स्थानों की यात्रा की। उसने केरल के कायल नामक प्राचीन नगर और बंदरगाह का उल्लेख अपनी डायरी में किया है। और मार्को पोलो यहाँ के निवासियों की समृद्धि देखकर चकित रह गया था, क्योंकि उसे तो सपने में भी एक कल्पना नहीं थी कि यहाँ पर ऐसा भारत जैसा कोई देश है और इस देश के लोग इतने समृद्ध हैं, संपन्न हैं। और उसने इस बात का उल्लेख अपनी डायरी में किया। हम यहाँ देखते हैं कि मार्को पोलो जो है, उसकी जो यात्रा उसने किस किस रास्ते से की है। तो ये हम देख रहे हैं, इटली से वो निकला है, तो यहाँ पे पर्शिया यानी ईरान होते हुए ये अफगानिस्तान है ना, यहाँ से वो यहाँ अफगानिस्तान से उत्तर में होते हुए ये तिब्बत और प्राचीन और चीन में पहुंचा। फिर उसके बाद चीन का पूरा भ्रमण करते हुए वर्तमान म्यांमार देश, और जिससे पहले बर्मा ब्रह्म देश कहते थे, ये भारत का ही हिस्सा था। और यहाँ से पहुंचते हुए फिर वो उसने भारत तक की अपनी यात्रा की। वो यहाँ से इंडोनेशिया तक पहुंचा, भारत आया, और भारत में हम समुद्री तट पे हम देख रहे हैं कि उसकी यात्रा यहाँ पर समुद्री मार्ग से हो रही है। और वो भारत के ये पश्चिमी समुद्री तट केरल पे पहुंचा। केरल में अनेक बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह हुआ करते थे, और इसी बंदरगाह पर वो उतरा। उसका प्राचीन नाम था कायल। और कायल में जब वो उतरा और उसने यहाँ केरल के कुछ हिस्सों का भ्रमण किया, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों का भ्रमण किया, तो यहाँ के लोगों की संपन्नता देखकर, अमीरी देखकर वो दंग रह गया। उसको लगा अरे बाप रे, यहाँ के लोग भी इतने संपन्न हैं और आज तक हम न जाने इनके बारे में क्या क्या सोचते थे। और एक मशहूर यात्री हुए हैं, विश्व प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता। यस, इब्न बतूता शब्द सुनते ही एक पुरानी याद ताजा हो गई, शायद आप लोगों की भी हुई हो। जब मैं बहुत छोटी थी तो हमारी मम्मी हमको एक कविता सुनाया करती थी, और वो कविता कुछ इस तरह से थी, 2 पंक्तियां मैं कहती हूँ, शायद आपको भी याद आ जाए। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। चलते चलते इब्न बतूता
जा पहुंचे जापान में, ऐसे कुछ थी थोड़ी सी। आपको भी याद आई ना ये कविता? तो पहले तो हम इसे सिर्फ एक नाम सुनते थे, इब्न बतूता, और अजीब तरह का नाम लगता था, क्योंकि ये हमारे भारत देश का नाम नहीं है ना, तो हमारे कान ऐसे शब्दों से परिचित नहीं थे। लेकिन जब हम बड़े हुए, हमने अध्ययन किया, तो पता चला कि इब्न बतूता कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि बहुत बड़े पर्यटक, विश्व प्रसिद्ध पर्यटक रहे हैं। तो इब्न बतूता का जो कालखंड है वो 14वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी मतलब सन 1300 ईस्वी। तो 14 शताब्दी के एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता, इन्होंने लगभग 30 वर्षों तक पूरे संसार में घुमक्कड़ी की अपनी, और उन्होंने अपनी एक नीति बनाई थी, उनकी एक पॉलिसी थी। क्या पॉलिसी थी? कि एक ही रास्ते से 2 बार मैं नहीं यात्रा करूंगा। जिस रास्ते से एक बार गुजर गया, उस रास्ते से दोबारा नहीं गुजरूंगा, ताकि वो नए रास्ते ढूंढ सकें। और उनकी इस पॉलिसी की वजह से उन्होंने बहुत नए नए रास्तों की खोज भी की। इसके बाद और एक नाम आता है, गेरहार्ड मर्केटर, 16वीं शताब्दी। वेरी गुड, 16वीं शताब्दी मतलब कौन सा सन हुआ? सन 1500 ईस्वी। अब 16वीं शताब्दी में गेरहार्ड मर्केटर संसार का मानचित्र और संसार का भूगोलक, भूगोलक मतलब ग्लोब, बनाने वाले मानचित्र आरेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने उस समय पूरी दुनिया का एक मानचित्र कैसे बन सकता है कागज पर, 2D में, यानी 2 डायमेंशन में, और ग्लोब पर, ग्लोब जो है ये है एक 3D है, 3 डायमेंशन वाली एक प्रतिकृति है। तो इस पर उन्होंने विश्व का मानचित्र बनाया, और उनके कारण यूरोप में शोध अभियानों को गति प्राप्त हुई। अब मानचित्र की वजह से शोध अभियान कैसे? तो भाई मानचित्र में हमें हर एक देश की, हर एक स्थान की एक लोकेशन मिलती है, और उसके आधार पर हम कहाँ पर हैं, और वह दूसरा देश या दूसरी जगह कहाँ पर है, तो हम हमारी यात्रा के किस तरह से हम कर सकते हैं, रास्ते में आने वाले व्यवधान कौन कौन से हैं, तो इस तरह से हम यात्रा का एक नियोजन कर सकते हैं। और इसके कारण यूरोप में उस समय शोध अभियानों को बहुत ही गति मिली, एक दिशा मिली, और काफी शोध अभियान हुए। अब हम देखते हैं यहाँ पर बेंजामिन ट्यूडेला, मार्को पोलो, इब्न बतूता, ये किन किन रास्तों से इन्होंने दुनिया का भ्रमण किया था। और बच्चों आप ध्यान दे रहे हैं कि इस दुनिया में जो इन्होंने भ्रमण किया, इसमें अफ्रीका महाद्वीप तो है, इसमें एशिया महाद्वीप तो है, इसमें यूरोप महाद्वीप भी है, लेकिन इसमें कहीं पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जिक्र नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया का चर्चा नहीं होता। यानी ये सारी दुनिया मुख्य रूप से इसी में, इतने ही क्षेत्र में सिमटी हुई थी, यानी यूरोप, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप। अब बेंजामिन ट्यूडेला का हम रास्ता देख लेते हैं। तो बेंजामिन ट्यूडेला यहाँ स्पेन के ट्यूडेला स्थान से निकले, और इन्होंने इस तरह से यात्रा करते हुए इटली, पर्शिया, यहाँ तक पहुँचे। फिर यहाँ पर वो कॉन्स्टेंटिनोपल, फिर अरबस्तान, यहाँ पे कई साल उन्होंने यात्रा की, अलग अलग देशों की, जगहों की। उसके बाद वो यहाँ से फिर अरबस्तान, और काफ़ी उनका ये रास्ता रहा उनका। बेंजामिन ट्यूडेला के बाद हम देखते हैं मार्को पोलो को। मार्को पोलो जो है, ये जो रेड कलर से बताया गया रास्ता, लाल रंग से दिखाया गया रास्ता, ये इटली के वेनिस शहर से निकले, और इन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की। अब यहाँ हम देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान है, ये तिब्बत का इलाका, फिर ये पूरा चीन, और चीन से घूमते हुए वो इंडोनेशिया तक पहुँचे, वहाँ से रंगून, फिर वो कई समुद्री यात्रा, लंबी समुद्री यात्रा करते करते वो श्रीलंका से कालीकट, इस तरह से उन्होंने ये एक यात्रा संपन्न की। इब्न बतूता, हरे रंग से जो रास्ता दर्शाया गया है वो इब्न बतूता जी का रास्ता है, और वो अफ्रीका से निकले, वो अफ्रीका के बहुत सारे शहरों में उन्होंने यात्रा की। हम देख रहे हैं यहाँ पे टिम्बकटू, टिम्बकटू भी एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है, और इसके बारे में भी एक गीत मैंने अपने बचपन में सुना था, चल मेरे घोड़े टिम्बकटू, टिम्बकटू भाई टिम्बकटू। तो तब मुझे पता नहीं था कि टिम्बकटू एक जगह है, मुझे लगता था कि मम्मी हम लोग को ऐसे बहलाने के लिए गीत गा रही है, और उसमें टिम्बकटू कोई जगह है, ये तो सपने में भी नहीं सोचा, और शायद मेरी मम्मी को भी नहीं पता था।
उन्होंने भी अपने बचपन में यह गीत सुना था। लेकिन टिम्बकटू एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है अफ्रीका महाद्वीप का, और इब्न बतूता इस स्थान पर भी यात्रा करने गए थे। टिम्बकटू का विश्वविद्यालय उस समय तत्कालीन समय में बहुत प्रसिद्ध था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारे जगहों के नाम हमें कैसे मालूम पड़े, कैसे मेरी मम्मी ने अपने बचपन में टिम्बकटू का नाम सुना होगा, उनकी माँ ने उनको सुनाया होगा, क्योंकि ये सारी जगह कि यहाँ के लोग यात्रा करने हमारे देशों तक पहुंचे थे और इन्होंने हमारे देश की जब समृद्धि देखी तो इसका वर्णन अपने दस्तावेजों में किया, और कालांतर में ये दस्तावेज भारत की समृद्धि को प्रदर्शित करने वाले महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बने। जैसा कि मैंने पहले बताया कि तीर्थाटन करने हेतु देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल यात्रा करने की परंपरा हमारे देश में रही है। उसमें एक प्रमुख नाम आता है महाराष्ट्र से विष्णु भट्ट गोडसे जी का। विष्णु भट्ट गोडसे जी ने महाराष्ट्र से उन्होंने यात्रा शुरू की। महाराष्ट्र से उत्तर भारत तक गए, अयोध्या यानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या शहर है वहां तक वो पहुंचे, और वहां से फिर से वो महाराष्ट्र तक रिटर्न आए, वापस आए, और उन्होंने इस यात्रा का वर्णन अपनी पुस्तक माझा प्रवास में की है। मराठी में लिखी हुई यह पुस्तक है, मेरी यात्रा। और मजे की बात है कि जब उन्होंने ये यात्रा की तो उस समय 1857 का समय था। 1857 हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला जो आंदोलन हुआ, तो जो पहली क्रांति हुई थी, उस कालखंड का समय है। तो उस कालखंड की बहुत सारी जानकारियां जो उन्होंने अपने माझा प्रवास पुस्तक में लिखी हैं, आज हमारे लिए ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। अब हम देखेंगे पर्यटन के प्रकार। स्वतंत्र, स्थानीय, अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय, राष्ट्रीय और अंतर्देशीय। ये बहुत सारे शब्द आपके सामने आ गए। ये सारे शब्द क्या हैं? आज के रूप में यदि हम देखें, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम देखें, तो पर्यटन एक स्थानीय, स्वतंत्र, अंतर्देशीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय का रूप धारण कर चुका है। अब पर्यटन केवल घूमने के उद्देश्य से नहीं हो रहा है कि हम गए मनोरंजन करने के लिए घूमकर आ गए। दूसरी बात, ये एक स्वतंत्र व्यवसाय है, किसी की नौकरी नहीं बजानी है। पर्यटन का व्यवसाय यदि हम करते हैं तो एक टूरिज्म सेल्फ डिपेंडेंट मतलब ये है, इंडस्ट्री है। अंतर्देशीय, एक राज्य से, देश के अंदर एक राज्य से या दूसरे राज्यों में पर्यटन करना। राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन, और अंतरराष्ट्रीय रूप से। तो आज ये एक व्यवसाय का रूप धारण कर चुका है पर्यटन। इस आधार पर पर्यटन के ये जो सारा स्वरूप है हमारे सामने, इस आधार पर हम पर्यटन के अनेक प्रकारों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो देश और विदेश की पुरातन वस्तुओं और वास्तु दो अलग अलग चीजें हैं। पुरातन वास्तुओं, इतिहास विख्यात वास्तु, प्रकृति रम्य स्थान, प्राचीन कला निर्माण के केंद्र, तीर्थ स्थान, औद्योगिक स्थान और अन्य परियोजनाओं आदि की सैर हम जब करते हैं तो ये सारी जो है पर्यटन के लिए मुख्य प्रेरणा स्रोत होते हैं। गुजरात के बड़ौदा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, भव्य मूर्ति, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, और दुनिया से कई अनेक देशों के लोग, हमारे भारत के लोग तो जाते ही हैं, देश विदेश के अन्य यात्री भी यहाँ पर पर्यटन के लिए आते हैं। तो हमारे मन में ये आकांक्षा होती है कि ये मानव निर्मित है। ये इसके अलावा प्रकृति निर्मित स्थान हम देख रहे हैं। ये शिमला का कुफरी का इलाका है। कुफरी शिमला में बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही ऊंचाई पर स्थित स्थान है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि काफी बर्फ जमी हुई है, और देश विदेश के पर्यटक इन नज़ारों का आनंद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं फूलों की घाटी, उत्तराखंड में स्थित यह एक घाटी है, फूलों की घाटी। यहाँ पर इतने सारे फूल खिलते हैं एक विशिष्ट मौसम में, और इसकी रौनक देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पे कई फूल तो ऐसे खिलते हैं जो दुनिया में कहीं भी नहीं पाए जाते। तो यहाँ बहुत सारे मेडिकल साइंस के स्टूडेंट भी आते हैं
जो जड़ी बूटी पर काम कर रहे हैं, आयुर्वेदिक संस्थान के लोग यहाँ पर आते हैं और खूबसूरती का आनंद उठाने वाले यात्री तो रहते ही हैं। तो ये मानव निर्मित स्थान हमने देखा पहले, जैसे हमने सरदार पटेल जी की हमने भव्य मूर्ति देखी। अब ये प्रकृति रम्य स्थान है, तो इन सब स्थानों की सैर करने के लिए लोग पहुंचते हैं। तो प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित बातों की रम्यता और भव्यता, इनका प्रत्यक्ष अनुभव लेने की इच्छा मनुष्य में होती है। और मनुष्य केवल हमारे देश का नहीं, मैं सार्वजनिक रूप से बात करती हूँ पूरी दुनिया के के संदर्भ में, कि मनुष्य तो मनुष्य है, चाहे वो भारत में रहे, चाहे अमेरिका में, चाहे अफ्रीका में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी रहे, चाहे यूरोप में रहे, चाहे वो ग्रीनलैंड में रहे, कहीं पे भी रहे, इंसान तो इंसान है। तो उसकी प्रवृत्ति एक जैसी होती है। तो उसकी इच्छा होती है कि मैं दुनिया के बहुत अच्छे अच्छे स्थानों पर जाऊं, घूमूं, और इसीलिए बर्फीले शिखरों तक घूमने की आकांक्षा, समुद्री किनारों पर घूमने की इच्छा, अमेज़न जैसे घने जंगलों में घूमने की इच्छा। ऐसे ये पहले उपेक्षित क्षेत्र थे, अब कौन अमेज़न के घने जंगल में जाएगा, लेकिन आज एनाकोंडा को देखने के लिए अमेज़न के जंगलों तक पे लोग पर्यटन करते हैं। बर्फीले शिखरों की यात्रा लोग करते हैं, एवरेस्ट की ऊंचाई लोग माप लेते हैं, समुद्री किनारों की लोग सैर करते हैं, और इस तरह से शनय शनय धीरे धीरे पर्यटन का विस्तार होते रहा है। पर्यटन के प्रकार: स्थानीय और अंतर्देशीय पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन, भौगोलिक पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, कृषि पर्यटन, क्रीड़ा पर्यटन, प्रासंगिक पर्यटन। यानी पर्यटन के तो बाप रे बहुत सारे प्रकार हैं। इन प्रकारों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में पर्यटन के इन प्रकारों के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।